हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल का जो सेकंड पेपर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे, जिसमें टोटल आप 35 क्वेश्चंस को इसमें देख रहे होंगे। जो भी क्वेश्चन है, जो भी उनके ऑप्शन है, उनको भी अच्छे से हम लोग समझेंगे। इसके पहले की वीडियोस में ओ लेवल पे सेकंड पेपर की अगर बात करें तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, फोटोशॉप, इन सब पे हमने कंप्लीट वीडियो थ्योरी की बनाई हुई है, उसे आप देख सकते हैं। शुरू करेंगे हम लोग आज की वीडियो और पहले क्वेश्चन के साथ समझते हैं। निम्नलिखित में से पूछा गया है कौन सा HTML5 का इसमें से सेमेंटिक टैग नहीं है। इसमें से कई सारे जो इसमें टैग्स दिए गए हैं वो हमारे HTML5 के टैग हैं, लेकिन इसमें से जो डिजाइन टैग है ये हमारा HTML5 का टैग नहीं, पहले से इसमें यूज किया जाता था, पहले से मौजूद था। जो HTML5 के टैग्स होते हैं उन्हीं को हम लोग अपने अगर वेब पेज पे लगा रहे हैं, उन पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल, फुटर, सेक्शन। इन्हीं के लिए हमें सबसे ऊपर एक लाइन लिखनी पड़ती है डॉक टाइप HTML, जिसकी मदद से हम अपने ब्राउजर को बताते हैं कि हम अपने पेज में HTML5 के भी टैग को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल, फुटर, सेक्शन, ऑडियो, वीडियो, ये सारे HTML5 के टैग होते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। HTML में जो div एलिमेंट हमारा होता है उसकी डिफॉल्ट पोजीशनिंग क्या होती है। मतलब कि अगर div टैग आप यूज कर रहे हैं तो डिफॉल्ट उसकी पोजीशन क्या होगी। क्या वो रिलेटिव होगा, स्टैटिक होगा, एब्सोल्यूट होगा या फिर फिक्स्ड होगा। अगर div टैग की हम लोग बात करें तो वो हमारा उसकी जो डिफॉल्ट पोजीशनिंग रहेगी वो स्टैटिक रहेगी। स्टैटिक मतलब जहां पे div टैग हमारा आएगा बस वहीं पास वो फिक्स रहेगा, वहां से चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन प्रैक्टिस सेट के साथ आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी भी कैसी है। ये सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक मॉडल पेपर भी डिस्कस किया था, उसे भी आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है जो सीएसएस में कौन सा सिलेक्टर ड्यू के अंदर के सभी पैराग्राफ को चुनता है। अगर हमने एक वेब पेज बनाया, उसके अंदर 2-3 हमने ड्यू बनाया और किसी ड्यू के अंदर हमने कई सारे पैराग्राफ्स को लिखा है, अगर हमें उन सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है जो ड्यू टैग के अंदर लिखे हुए हैं, तो इसमें से कैसे हम लिखेंगे। क्या हम लिखेंगे ड्यू स्पेस पी, ड्यू ग्रेटर देन पी, ड्यू प्लस पी, ड्यू टिल्ड पी। यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमें ड्यू के अंदर के सभी पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करना है तो लिखते हैं ड्यू स्पेस पी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे पूछा गया कि सीएसएस में फ्लेक्स कंटेनर बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगर आपको कंटेनर को फ्लेक्स में चेंज करना है तो आप उसके लिए लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा सीएसएस फ्रेमवर्क ग्रिड सिस्टम के साथ रिस्पॉन्सिव डिजाइन प्रदान करता है। इसमें से कौन सा ऐसा हमारा फ्रेमवर्क है सीएसएस का जो कि ग्रिड सिस्टम के साथ रिस्पॉन्सिव डिजाइन को हमें देता है। वो हमारा हो जाएगा बूटस्ट्रैप। जो सीएसएस की वीडियो थी जिसमें हमने थ्योरी पूरी कवर की थी सीएसएस की, उसमें हमने आपको बताया था सीएसएस के कई सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, मतलब बने बनाए कोड्स होते हैं जिनका यूज करते हैं हम लोग। उसी में आता है बूटस्ट्रैप, जिसका यूज करते हैं ग्रिड सिस्टम के साथ रिस्पॉन्सिव डिजाइन करने के लिए। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में एंगुलर जेएस आपका फ्रेमवर्क इसमें चैप्टर में भी दिया गया है, इस पर भी हमने वीडियो थ्योरी की बनाई है, जिसकी मदद से हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो सीएसएस में हमारा फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बूटस्ट्रैप में बटन बनाने के लिए कौन सी क्लास उपयोग करते हैं। इसमें से कौन सी क्लास हम लिखेंगे जिसकी मदद से बूटस्ट्रैप जो फ्रेमवर्क है उसमें से हम बटन बना पाएंगे। इसके लिए हम क्या लिखते हैं डॉट BTN। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वेब डिजाइन में लाइव प्रीव्यू फीचर के लिए मुख्यतः कौन सा एडिटर यूज किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वेबसाइट बनाते बनाते साथ में आप उसका प्रीव्यू भी देखते रहें कि किस तरीके से वेबसाइट बन के आ रही है, और ये लाइव होना चाहिए। ये नहीं कि बार बार आपको सेव करके उसको बार बार चेक करना पड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यहां पर यूज करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। ये एक टेक्स्ट एडिटर टूल होता है जहां पे हम लोग कोडिंग वगैरह करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सी, पाइथन, इन सब लैंग्वेजेस की। इसमें एक फीचर होता है कि आप इधर प्रोग्राम बनाते जाओगे और साथ साथ में साइड में चेंज आपको दिखता जाएगा। तो ये चीज आपको विजुअल स्टूडियो कोड में या VS कोड एप्लीकेशन में मिलती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। HTML पेज में जावास्क्रिप्ट को जोड़ने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। अगर आपने HTML का पेज बनाया, उसमें जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है, जावास्क्रिप्ट जोड़ना है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी है, तो इसके लिए स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं। स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, बंद करेंगे, उसके अंदर पूरी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करेंगे। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एंगुलर जेएस में तत्वों को रिपीट करने के लिए, मतलब एलिमेंट्स को बार बार रिपीट करने के लिए कौन सी डायरेक्टरी का यूज करेंगे। ये एंगुलर जेएस से क्वेश्चन है। एंगुलर जेएस में हम कौन सी डायरेक्टरी यूज करेंगे, इसके लिए आप क्या लिखेंगे
एनजी रिपीट। एनजी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं, रिपीट यहाँ पर आप फंक्शन यूज करेंगे जिसकी मदद से एंगुलर.js में जो भी एलिमेंट आपके रहेंगे, जो भी तत्व रहेंगे, उनको बार बार आप रिपीट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को फ्लोटिंग नंबर में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। फ्लोटिंग नंबर में बदलने के लिए जैसे मान लीजिए जावास्क्रिप्ट का आप प्रोग्राम बना रहे हैं और आप चाहते हैं यूजर कोई नंबर हमें दे, फिर हम उसको लेके प्रोग्राम अपना आगे बढ़ाएं। तो यूजर कोई नंबर जब देता है तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में देता है जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। अब हमें उस स्ट्रिंग को पहले नंबर में बदलना पड़ेगा, तो वही कह रहा है अगर फ्लोट नंबर में बदलना है तो क्या करेंगे, इसके लिए पार्स फ्लोट यूज करते हैं। तो वो जो नंबर आएगा पहले टेक्स्ट में था वो अब फ्लोट नंबर में बन जाएगा। ऐसे अगर इंटीजर में बदलना है तो पार्स इंट फंक्शन यूज करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फोटो एडिटिंग में अनियमित आकृति को सिलेक्ट करने के लिए, मतलब कि इरेगुलर शेप जो कि टेढ़ी मेढ़ी शेप हो, उसको अगर हमें सेलेक्ट करना है तो कौन सा टूल उसके लिए हम यूज करते हैं। तो फोटोशॉप की जब हमने वीडियो इसके पहले बनाई उसमें सारे टूल्स की हमने बात की है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज की बात की, साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उसी वीडियो में हमने समझे थे। आप उसे बाद में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक आपको मिल रही होगी, वहां से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए हम लासो टूल का यूज करते हैं। इन सारे टूल्स के बारे में हमने उस वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, आप बाद में देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, HTML में जो लिंक टैग होता है उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। तो HTML का जो लिंक टैग है इससे हम क्या करते हैं, इसको पहले हेड टैग के अंदर लगाते हैं और हेड टैग में अंदर लगाने के बाद हम अपनी CSS की फाइल को एक्सटेंशन नेम बताते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। टाइटल टैग लगाएंगे, टाइटल टैग क्लोज करेंगे, उसके अंदर लिंक टैग लगाएंगे और उसके अंदर URL में अपनी CSS फाइल की लोकेशन बताते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जावास्क्रिप्ट में अगर इनपुट लेना है तो कौन सा फंक्शन डायलॉग बॉक्स दिखाता है। अगर आप चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में यूजर से कोई इनपुट ले, जैसे कि हमने पार्स फ्लोट या पार्स इंट फंक्शन समझा, तो अगर यूजर से इनपुट लेना है बाद में नंबर चेंज करवाना है पार्स इंट या पार्स फ्लोट से, तो नंबर हम लेने के लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए आप प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, ये आपको याद रखना है। प्रॉम्प्ट फंक्शन की मदद से जावास्क्रिप्ट में आप यूजर से कोई भी वैल्यू को इनपुट करा सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, CSS में विजिबिलिटी हिडन, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं। अगर हमने विजिबिलिटी हिडन यूज कर ली तो CSS में इससे क्या होगा, इससे क्या रहेगा, एलिमेंट हमारा क्या होगा, छिप जाएगा, लेकिन जो स्पेस रहेगी वो वहीं पास में रहेगी, स्पेस हटेगी नहीं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। मान लीजिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है जो कि हिंदी में आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पे CSS की मदद से विजिबिलिटी हिडन लगा दें तो होगा क्या, ये लाइन यहाँ से हट जाएगी, लेकिन ये इतनी जगह ऐसे ही खाली पड़ी रहेगी। ये नहीं कि जो नीचे के ऑप्शन है ऊपर बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन ये प्रॉपर्टी ये CSS में काम करती है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, HTML फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं। अगर बात करें HTML फाइल के एक्सटेंशन की तो आप .html भी यूज कर सकते हो, उसके साथ में .htm भी यूज कर सकते हो, दोनों ही काम कर जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, अच्छे से क्वेश्चन आपके तैयार होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, HTML में इमेज को डालने के लिए या इमेज को दिखाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं। तो इसके लिए आप जानते हैं IMG टैग यूज करेंगे। IMG टैग लगाएंगे, उसके अंदर सोर्स एट्रीब्यूट लिखते हैं, फिर हम इमेज की वैल्यू उसमें बताते हैं कि कौन सी इमेज हमें लगानी है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। बाकी के जो यहाँ पर दिए गए टैग्स नहीं होते हैं, गलत नेम लिखे गए टैग्स के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, HTML में कैनवास टैग का यूज क्यों करते हैं। कैनवास टैग HTML5 का टैग है, ये हम HTML में क्यों यूज करते हैं। इसकी मदद से क्या होता है, कैनवास की मदद से वेक्टर ग्राफिक्स को आप इसमें बना सकते हैं। अगर आपको वेक्टर ग्राफिक्स दिखाने हैं तो वहां पे आप HTML में कैनवास यूज करोगे, कैनवास टैग का यूज करोगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। कुछ आपने देखा होगा इस तरीके से, जैसे कि सर्कल्स में लाइट की तरीके से ये चीजें यहाँ पर दिखाई जाती है, ये आपस में घूम रही होती है इधर उधर, तो ये सब कैनवास में ही होता है। इस तरीके की चीजें आपको कैनवास टैग की मदद से बनानी होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फोटो एडिटिंग में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को कौन सा टूल एडजस्ट करता है। अगर हमें ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट करना है तो इसमें से कौन सा ऐसा टूल है
जो ये काम करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेवल्स टूल का यूज करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। लेवल्स टूल में आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट को कम ज्यादा कर सकते हो, लेवल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने पहले की वीडियोस में पढ़ी हुई हैं। क्रॉप आप कर सकते हैं, ब्लर भी आप कर सकते हैं, मूव आप कर सकते हैं, ये भी सारे ऑप्शंस हमारे फोटोशॉप में होते हैं। लेकिन लेवल्स की मदद से आप ब्राइटनेस को और कंट्रास्ट के लेवल को एडजस्ट करोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वेब पेज में मेटा टैग का कार्य क्या होता है? मेटा टैग लगाते कहां पर हैं? तो आप जानते हैं टाइटल टैग के अंदर लगाते हैं। टाइटल टैग स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, उसके अंदर मेटा टैग यूज करते हैं। मेटा टैग की मदद से होता क्या? तो मेटा टैग से आप क्या कर सकते हो, एसईओ व इनकोडिंग की जानकारी आप दे सकते हैं। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने टैग्स वगैरह यूज किए उनका मतलब क्या है, किस तरीके से वो काम करेंगे। और एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है वो सबसे ऊपर रैंक करे जब भी कोई सर्च करे। तो ये सारी चीजें आप मेटा टैग में बताते हो। जैसे आपने देखा होगा, आप जाते हैं गूगल पे, वहां पे सॉन्ग सर्च करते हैं तो सॉन्ग वाले ही पेज सिर्फ आते हैं। क्यों? क्योंकि मेटा टैग के अंदर वो जानकारी दी गई होती है, कीवर्ड वगैरह रखे गए होते हैं। तो इसलिए हम लोग मेटा टैग यूज करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सीएसएस में अगर फॉन्ट का साइज बदलना है, चेंज करना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से यूज करेंगे? इसके लिए आप क्या करते हैं, सीएसएस के अंदर फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसकी मदद से आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एंगुलर जेएस में टू वे बाइंडिंग किससे होती है? अगर टू वे बाइंडिंग करनी है, टू वे बाइंडिंग का मतलब होता है कि जहां से आप इनपुट ले रहे हैं और जहां पे आउटपुट दिखा रहे हैं वो आपस में बाइंड होने चाहिए और बिना रिफ्रेश हुए वहां से डेटा यहां पर आना चाहिए। तो ऐसा आप किसकी मदद से करेंगे? वो होता है हमारे एनजी मॉडल्स। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा ब्राउजर टूल HTML और CSS इंस्पेक्ट करने में मदद करता है? यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है डेवलपर टूल। डेवलपर टूल एक ऐसा टूल है जहां पे आप जैसे वेबसाइट कोई बना रहे हैं, आपने उसको लोड कराई, तो आप स्क्रीन के ऊपर आप F12 प्रेस करेंगे या फिर राइट क्लिक करके ऑप्शन मिलता है इंस्पेक्ट एलिमेंट का, उस पर क्लिक करेंगे तो डेवलपर टूल ओपन हो जाता है, जहां से आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सब की कोडिंग देख सकते हैं। अगर कोई गलती की है तो उसमें पता चल जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? हाइपरलिंक के लिए हम लोग एंकर टैग यूज करते हैं, जिसको हम ए टैग से लिखते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। एंकर टैग के अंदर आप href हाइपर रेफरेंस नाम के एट्रीब्यूट के अंदर अपनी वैल्यू बताते हो, जहां पे क्लिक करके आप जाओगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसके लिए एंकर टैग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वेब पर ट्रांसपेरेंट इमेज के लिए कौन सा फॉर्मेट सबसे उपयुक्त है? मतलब आप वेबसाइट बना रहे हैं, उस पर आप कोई ट्रांसपेरेंट इमेज लगाना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सा उसके लिए फॉर्मेट सबसे सही रहेगा, जिस फॉर्मेट की इमेज आप ट्रांसपेरेंट बहुत ही अच्छे से वेबसाइट पे लगा सकते हैं? तो वो हमारा हो जाता है PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। HTML डॉक्यूमेंट की मुख्य सामग्री किस टैग में रखी जाती है? जो मेन हमारे पास में सामग्री रहती है, मेन कंटेंट रहता है HTML के अंदर, वो हमें कहाँ रखना चाहिए? तो उसको हम लोग मेन टैग में रखते हैं। मेन टैग जब आप वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टैग यूज करते हैं, जैसे हमारा मेन टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, नेविगेशन टैग हो गया, हेडर फुटर टैग हो गया। उसी में आता है मेन टैग, जिसके अंदर हम अपना मेन कंटेंट डॉक्यूमेंट का मेन टैग में रख रहे होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। CSS में फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करती है? अगर आप CSS यूज कर रहे हैं, उसमें आपने फ्लोट प्रॉपर्टी यूज की, तो इससे क्या होगा? इसका मतलब है कि एलिमेंट को बाईं या दाईं ओर हम लोग भेज सकते। फ्लोट प्रॉपर्टी का मतलब, फ्लोट मतलब एक तरीके से तैरना होता है। तो आप बता सकते हैं अगर आपने फ्लोट लेफ्ट या फ्लोट राइट किया तो जो भी कंटेंट रहेगा वो पूरे बॉक्स के लेफ्ट साइड में रखना शुरू होगा या फिर राइट साइड से रखना स्टार्ट होगा। तो ये आप फ्लोट प्रॉपर्टी की मदद से बता सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जावास्क्रिप्ट में टाइमिंग इवेंट के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है? अगर आप टाइमिंग का इवेंट कोई देना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे? तो वो हमारे पास आता है विंडो। टाइमिंग इवेंट के लिए आप विंडो ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा वैध ईमेल फॉर्मेट नहीं है? इसमें से कौन सा है जो इसमें से ईमेल का फॉर्मेटिंग नहीं है? तो JPG में हम लोग इमेजेस वगैरह रखते हैं, BMP भी इमेज का एक एक्सटेंशन नेम होता है, GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट भी इमेज का एक्सटेंशन नेम होता है, लेकिन .mp4 ये वीडियो का एक्सटेंशन नेम होता है, ऑडियो का .mp3। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वेब एडिटर्स में WYSYWYG का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म्स की बात करें अगर, जो वेब एडिटर्स होते हैं उसमें एक टर्म ये यूज किया जाता है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब जैसा आप देखते हैं वैसा आप पाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा HTML5 API ब्राउजर में डेटा स्टोर करने में मदद करता है? इसमें से कौन सा वो API है जो ब्राउजर में डेटा को स्टोर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा? तो वो आपका हो जाता है वेब स्टोर API। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, बूटस्ट्रैप में किसी भी एलिमेंट को छिपाने के लिए कौन सी क्लास यूज करते हैं? CSS का एक फ्रेमवर्क होता है बूटस्ट्रैप, अगर उसके अंदर आपको कोई भी क्लास को छिपाना है, कोई भी एलिमेंट को आपको दिखाना नहीं है, तो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? इसके लिए लिखते हैं .d none। जैसे कि AngularJS में आप सारी चीजें .ng के साथ यूज करते हैं, ऐसे .n के साथ यूज करेंगे, यहाँ पे .d none यूज करेंगे। इससे बूटस्ट्रैप की मदद से किसी भी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जावास्क्रिप्ट में कौन से मेथड एरे के सभी एलिमेंट्स को स्ट्रिंग में बदल देता है? जो एरे हमारे पास में होता है जावास्क्रिप्ट में, जिसके अंदर कई सारे आप चीजों को रख सकते हो, उनको स्ट्रिंग में बदलने का काम इसमें से कौन करेगा? तो वो हमारा होता है ज्वाइंट फंक्शन। ज्वाइंट फंक्शन आप लगाएंगे जिससे क्या होगा, एरे के एलिमेंट्स स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, फोटोशॉप से क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा टूल फोटो एडिटिंग में उपयोग नहीं किया जाता? क्या वो मूव टूल है हमारा, इरेजर टूल है, ग्रेडियंट टूल है, या फिर पाइवोट टूल है? यहाँ पे ऑप्शन अगर समझे तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही होगा। मूव टूल, इरेजर और ग्रेडियंट ये तीनों फोटो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन पाइवोट टूल यहाँ पर यूज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वेब मानकों को कौन सी संस्था परिभाषित करती है? इसमें से कौन सी संस्था है जो बताती है कि वेबसाइट के स्टैंडर्ड क्या होंगे? उनको कौन इसमें बताता है? तो वो हमारा W3C हो जाएगा। यही जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनके स्टैंडर्ड को डिफाइन करने का काम करती है, यही ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा, ये याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ट्विटर द्वारा विकसित CSS फ्रेमवर्क कौन सा है? इसमें से कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको ट्विटर कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो वो हमारा हो जाएगा बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप को ट्विटर कंपनी की तरफ से बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। तो ये था हम लोगों का आज का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोगों ने 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोगों ने समझा। इसके साथ किसी भी थ्योरी में अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। HTML, CSS, फोटोशॉप, AngularJS, इन सब पे हमने वीडियोस बनाई हुई है थ्योरी की, आप उनको एक बार अच्छे से कवर कर सकते हैं। आगे जब प्रैक्टिकल का एग्जाम रहेगा तो प्रैक्टिकल की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।